एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। आज की हमारी कड़ी के नायक हैं हवलदार प्रेमलाल शर्मा। हवलदार प्रेमलाल की कहानी इसलिए भी थोड़ा हटके है क्योंकि ये साधारण सैनिक न होकर पैरा कमांडो ब्रिगेड से हैं। हवलदार प्रेमलाल की कहानी इसलिए भी अपने आप में खास है क्योंकि इन्होंने 1965 की लड़ाई के अलावा गोवा एक्शन प्लान, 1962 वॉर अगेंस्ट चाइना और 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में भी अपना खास किरदार निभाया है। मेरा नाम हवलदार प्रेमलाल। 1957 में मैं फौज में एनरोलमेंट हुआ। पैरा ब्रिगेड के लिए जवानों का चयन सेना से ही हो जाता है। सेना में भर्ती हुए नए जवानों में जो भी स्वेच्छा से इस खास ब्रिगेड में जाना चाहता है जा सकता है। हवलदार प्रेमलाल बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पैरा कमांडोज के विलक्षण कारनामों से संबंधित एक फिल्म दिखाई गई थी जिससे प्रभावित होकर 150 जवानों ने इस ब्रिगेड में जाने के लिए अप्लाई किया था। ट्रेनिंग के दौरान 50 पैरा ब्रिगेड से मेजर TGN पाई वीर चक्रा एक सिनेमा पैराशूट के बारे में उन्होंने आकर दिखाया जो ट्रेन सोल्जर थे उनके लिए। उन्होंने कहा जो वॉलंटियर होना चाहता है वो वॉलंटियर हो जाइए और आपको फिर आगरा आना पड़ेगा। उसको देख करके हम प्रेरित हुए और हमने कहा कि हम वॉलंटियर हो जाएंगे। हम वॉलंटियर हुए, करीब उसमें 150 आदमी। पैरा ब्रिगेड में एक जवान के लिए स्थापित मानक साधारण सैनिक से ऊपर होते हैं। यही वजह रही कि 150 जवानों में से केवल 40 का ही चयन हो सका और हवलदार प्रेमलाल उन 40 सौभाग्यशाली जवानों में से एक थे। प्रेमलाल बताते हैं कि पैरा कमांडो की विशेष ट्रेनिंग के बाद 1960 में वे एक सिपाही की हैसियत से पैरा ब्रिगेड का हिस्सा बन गए। 150 जवान हम लोग वॉलंटियर होने के बाद कोई उनमें डॉक्टरी में फेल हुआ, कोई दौड़ में फेल हुआ, कोई किसी चीज में फेल हुआ। हम लोग 40 लोग आगरा ट्रेनिंग के लिए गए। मैं AAC-MT 622 GT कंपनी, AC कंपनी पैरा में गया और वहां पे 1960 में हमने पैरा ट्रेनिंग की और पैरा के सोल्जर बन गए। हवलदार प्रेमलाल बताते हैं कि सीने पर पैरा विंग और सिर पर लाल टोपी ये होती है पैरा ब्रिगेड के सिपाही की पहचान। पैरा ब्रिगेड में उसका लाल कैप होती है, वो एक फौज से अलग ही मतलब है उसका एक वो होता है कि आप अगर के आपने बरेली में कितनी फौज है उसमें 10-20 4-6 आदमी लाल टोपी वाले देखते होंगे। पैरा विंग लगाते हैं, जब ट्राइंग आप कर लेते हैं ना इधर सीने पे पैरा विंग लगाते हैं और रेड कैप लगाते हैं, वो उसकी पहचान है। और वो एयरफोर्स से अफिलिएटेड हो जाते हैं, एयरफोर्स का एक हिस्सा हो जाता है पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड। पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग भी स्पेशल और सख्त होती है। ग्राउंड लेवल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 1 माह के लिए इन्हें एयर एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है। इसमें पैराशूट के जरिए हजारों फुट ऊपर आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज से छलांग लगाकर जमीन पर उतरने की ट्रेनिंग शामिल है। यही कारण है कि ये पैरा ट्रूपर्स एयरफोर्स से संबद्ध हो जाते हैं। पैरा ब्रिगेड पारंपरिक लड़ाई नहीं लड़ती। इसका इस्तेमाल क्रिटिकल सिचुएशंस में कुछ स्पेशल और लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए ही किया जाता है। अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सेना का सीधे सीधे इस्तेमाल संभव नहीं होता, वहां काम आती है पैरा ब्रिगेड। 50 पैरा ब्रिगेड एक ऐसा ब्रिगेड है कि हिंदुस्तान की पूरी आर्मी अगर जहां कहीं मतलब है उसको कामयाबी नहीं मिलती है या वो ऐसा कुछ हो जाता है तो इस ब्रिगेड का ये ड्यूटी होती है कि उसको पूरा करें। जो वहां पे जो फौज नहीं पहुंच पा रही है या कुछ कर रही है तो ये पैरा ब्रिगेड को उसको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है कि उसको वो अंजाम तक पहुंचाए। 1961 में गोवा एक्शन प्लान करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और गोवा को भारतीय गणराज्य में
शामिल कर लिया गया। इस ऑपरेशन को एयर और ग्राउंड फोर्स के साथ मिलकर 50 पैरा ब्रिगेड ने ही कामयाब अंजाम दिया था, जिसमें हवलदार प्रेमलाल भी शामिल थे। इस ऑपरेशन को प्रेमलाल से सुनने से पहले एक मुख्तसर सी नजर डालते हैं गोवा की तारीख पर। 1510 में गोवा पुर्तगालियों के अधिपत्य में गया, जब अल्फांसो दा अल्बुबर्क ने आक्रमण करके उसे जीत लिया था। 1815 में नेपोलियन के गोवा पर आक्रमण के बाद एक समझौते के तहत अंग्रेज भी पुर्तगालियों के साथ गोवा पर स्वामित्व में हिस्सेदार हो गए। जिस तरह भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा था, उसी प्रकार गोवा में भी पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन मुखर था। देश की आजादी के समय गोवा को भारत में शामिल किए जाने की हमारी मांग को अंग्रेजी हुकूमत ने ये कहकर खारिज कर दिया कि गोवा पर पुर्तगाली कब्जे के समय भारत गणराज्य नहीं था। लेकिन 1961 तक भारत ने गोवा के पुर्तगाली शासन को स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब गोवा उनके अधिपत्य में नहीं रहेगा। भारत ने गोवा ऑपरेशन को इस तरह से डिजाइन किया था ताकि वहां का आम जनजीवन कम से कम प्रभावित हो। गोवा ऑपरेशन में भारत की ओर से 1st मराठा लाइट इन्फेंट्री, 20th राजपूत, 4th मैड्रास बैटालियन और 63 पैरा ब्रिगेड के साथ 50 पैरा ब्रिगेड ने भी हिस्सा लिया था। ये जो गोवा था उस टाइम पे पुर्तगाल के अंडर में था। सन 61 में नवंबर 1961 को हमारे जो एयरफोर्स के जो फाइटर हैं, उन्होंने जितने कम्युनिकेशन है वहां पे गोवा में वो तोड़ दिए अटैक करके, और हमारा पूरा ब्रिगेड नीचे उतार दिया। 1 घंटे की लड़ाई हुई। 1 घंटे की लड़ाई में हमारे ब्रिगेड ने उसको कैप्चर कर लिया और जो पुर्तगाली थे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। वो एक्शन इसी कहा जाता है। हवलदार प्रेमलाल बताते हैं कि 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई में उनकी ब्रिगेड 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड के नाम से डिब्रूगढ़ से आगे मोर्चे पर तैनात थी। लड़ाई शुरू होने के वक्त ये ब्रिगेड नागालैंड में मौजूद थी, जहां से इसे मोर्चे पर मूव किया गया था। उसके बाद में हम लोग 62 में 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड नागा हिल कोहिमा में था। हमारी 2 प्लाटून पैरा की वहां पे ड्यूटी करती थी, जीओसी की ड्यूटी करती थी, क्योंकि जीप प्लाटून थी हम लोगों की, उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो जहां भी कोई हादसा, उस टाइम नागा हिल में बहुत बुरा हाल था और नागा लोग जो है अटैक करते थे, तो जीओसी जो थे वहां के 23 इन्फेंट्री डिव के वो वहां पे जाके रेकी करते थे, जो भी हुक्म देना था देते थे फौज के लिए। और फिर उसी के दौरान में सन 62 में चाइना ने अटैक कर दिया। चाइना के अटैक करने के बाद में 23 इन्फेंट्री डिव वहां से मूव होकर के उधर डिब्रूगढ़ के आगे सब उस एरिया को कवर किया, और उस टाइम पे हम लोग का थोड़ा सा अच्छा स्थिति नहीं थी और वो लड़ाई में जो है वो काफी कैजुअल्टी हुई और फिर हम वहां से वापस आ गए। पाकिस्तान ने मार्च 1965 में कच्छ के रन में भारत के खिलाफ लॉन्च किया ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। इसके तहत उसने कच्छ के रन में आक्रमण करके हमारी कुछ पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया था, जहां बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। लेकिन बाद में भारत ने सेना और पैरा कमांडोज के संयुक्त ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर अपनी पोस्ट्स को वापस ले लिया। दरअसल पाकिस्तान कच्छ के रन में 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना हक जताता था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन ने जून 1965 में एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया और उसकी रिपोर्ट आने तक 900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया। किस तरह पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन चलाकर हमने उनके सिपाहियों को मारा और अपनी पोस्ट्स वापस ली, आइए सुनते हैं हवलदार प्रेमलाल शर्मा से। और सन 65 में जो रणकच्छ है, रणकच्छ में पाकिस्तानी फौज ने कच्छ से आगे खावड़ा एक जगह है, खावड़ा से भी 80 किलोमीटर दूर जो हमारी पोस्टें थी उसको बीएसएफ और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवान थे, पाकिस्तान के लोगों ने मार करके उन लोगों ने पोस्टें छीन ली। अब जनरल जेएन चौधरी साहब ने वहां से एक वायरलेस किया अहमदाबाद के ब्रिगेड कमांडर को कि आप जल्दी से जल्दी जाकर के वो जगह कवर करो। कमांडर साहब की तरफ से ये था, उन्होंने पैदल चलने के लिए ऑर्डर दे दिया। चौधरी साहब ने उनको बार बार उनको फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ पहुंच गए। तो
कोई AQ साहब थे ब्रिगेड के, उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को भुज स्टेशन पहुंचने के बाद में उधर जाने के लिए हमें कमांडर साहब की तरफ से पैदल चलने का हुक्म मिला हुआ है, हम पैदल नहीं पहुंच पाएंगे, ज्यादा ज्यादा अगर पहुंच भी गए तो वहाँ कैजुअल्टी होने के बारे में कुछ भी नहीं है। कच्छ का रन एक ऐसा इलाका है जहां मीलों तक रेत का ही जंगल है। पोस्ट्स पर बैठी पाकिस्तानी सेना पूरे क्षेत्र को मॉनिटर कर रही थी। ऐसे में हमारी सेना का वहां पैदल जाना यकीनन खतरे से खाली नहीं था। प्रेमलाल शर्मा की 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर नेवियर साहब ने सिचुएशन को समझा और ऊपर से मिले आदेश के आधार पर कच्छ के रन में कमांडोज ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। हमारा 50 पैरा ब्रिगेड नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल की तरफ स्कीम कर रहा था। तो उसको ब्रिगेडियर नेवियर साहब थे, उन्होंने क्या किया कि पूरे CO जितनी बटालियनों के थे उनको इकट्ठा करके और कहा कि मुझे सारी यूनिटें आज रात 6 बजे हर यूनिट चाहिए, चाहे रामपुर के रास्ते जाओ, बरेली के रास्ते जाओ, मुरादाबाद के रास्ते जाओ। हम लोग वहां पहुंचे, हथियार, पैराशूट और बाकी जरूरत का सामान लेकर और डकोटा विमान में सवार होकर रात ही रात में कच्छ के रन में पहुंच जाती है 50 पैरा ब्रिगेड। जब हम लोग वहां पहुंचे तो एयरफोर्स में जाकर के हम लोगों के लिए डकोटा विमान तैयार थे और पॉकेट जहाज, उसमें हम लोगों को छतरी काउंटर से इशू कराई गई। छतरी इशू करा के हवाई जहाज में बैठे और जो भी अम्युनिशन हम लोगों को लेना था, अपने अपने हथियार जिस तरीके के जो रैंक के हिसाब से, सिपाही को राइफल और NCO को स्टेन गन, ये सब चीजें अम्युनिशन पूरा और लेकर के और हवाई जहाज में बैठ के और रात को 1 बजे उस एरिए में वो क्या कहते हैं जहाँ खौड़ा है, जहाँ लड़ाई लग रही थी, उस एरिए में उतार दिया। और जो हमारी सपोर्टिंग यूनिट थी उन्होंने अपना क्या किया कि जैसे एक इंजीनियर थी तो उन्होंने वहां पे रेत बहुत था, रेत में नहीं चल सकते थे, उन्होंने अपने चैनल बिछाए वहां तक जाने के लिए और हम लोगों ने उस पर जाकर के चल के वहां तक पहुंचे। जैसा कि आपको बताया कि कच्छ के रन के पूरे इलाके में रेत ही रेत है। जिस जगह इस ब्रिगेड और व्हीकल्स को ड्रॉप किया गया था, डेस्टिनेशन वहां से कुछ मील की दूरी पर था। हवलदार प्रेमलाल बताते हैं कि किस प्रकार मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रात के अंधेरे में सेना के व्हीकल्स को उस रेत में से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। आगे पहुंचने के लिए जो हमारी इंजीनियर कंपनी होती है पैरा में, तो वो चैनल बिछाती है लोहे के चैनल बिछाने के बाद में वहां से ट्रूप्स जो है वो MT के जरिए ब्लॉक तक पहुंचाया जाता है। MT मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है ना, जो उसके जरिए उसमें गाड़ियों में बैठ के जैसे चैनल बिछा दिया, चैनल बिछाने के बाद में उस पर टायर वहां पे जाएंगे, अगर टायर हो जाएंगे तो गाड़ी रेत में घुस जाएंगी और वो टायर रोलिंग करने लगेंगे। तो उसको ये काम होता है इंजीनियर कंपनी का, वो इंजीनियर कंपनी जो है वहां तक पहुंचाएगी और फिर उसी तरीके से वापस। चूंकि मीलों तक पूरा क्षेत्र रेत के मैदान जैसा था और दिन के उजाले में दूर तक की मॉनिटरिंग आसान थी, इसलिए हमारी सेना और पैरा ब्रिगेड का खुले में रहना खतरे से खाली नहीं था। प्रेमलाल शर्मा बताते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह दयाल उन यूनिट्स के कमांडर थे। उन्होंने जिस चतुराई के साथ इस ऑपरेशन को डिजाइन किया और अप्लाई किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। यदि पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा पर नजर डालें तो ये कतई मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ये भारतीय जवानों का ही हुनर और हिम्मत है जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और हमने अपनी खोई हुई पोस्ट्स को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। पहुंचने के बाद में कमांडर रंजीत सिंह दयाल, लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह दयाल ने उन्होंने क्या किया कि जो एरिया था खावड़ा से आगे, वहां पे जिस तरीके से उन्होंने रात में वो बैंकर खोद करके ऊपर से टीन सीड ऊपर से डाल दी, उन्होंने पूरे ब्रिगेड को अंडरग्राउंड कर दिया। यानी उसी एरिया के अंदर मतलब बाहर कोई फौज नहीं थी, सबको अंडरग्राउंड कर दिया था। आप समझिए, अंडरग्राउंड करने के बाद में एक बटालियन एक इधर से, एक बटालियन इधर से, एक सीधा मतलब क्रॉसिंग फायर के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। और आगे उन्होंने धोखा देने के लिए पाकिस्तान को आगे टेंट खाली लगा दिए। टेंट खाली लगाने के बाद में जब ओपी उनका एयरफोर्स का पाकिस्तान का ने देखा कि यहाँ तो फौज आ गई है, उसके बाद उन टेंटों के ऊपर पूरे ब्रिगेड ने अल्लाहू अकबर करके उन पे अटैक कर दिया, नंगी शंगीनों से फायरिंग करके ये करके उन्हें अटैक कर दिया। उन्हें कुछ मिला नहीं। जब उनको कुछ नहीं मिला तो फिर हमारा फायरिंग शुरू हो गया उनके ऊपर और वो उछलने एक दिन उसमें छुपने की कहीं जगह ही नहीं थी। आप समझ लो कि लाश के ऊपर लाश गिरा दी। इस तरीके से इतना बड़ा भयंकर मतलब लड़ाई हुई थी
कि उनको कोई बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। अपने जवानों का इतने बड़े पैमाने पर कत्लेआम और उन पोस्ट्स पर फहराते तिरंगे को देखकर बौखलाए पाकिस्तान ने पीछे खड़े टैंकों से कुछ गोले भी दागे, लेकिन चूंकि हमारे जवान उस समय तक पोजीशन ले चुके थे, इसलिए उन गोलों ने मैदान की रेत उड़ाने के अलावा कुछ हासिल नहीं किया। उसके बाद शाम को फिर उन्होंने टैंकों से अटैक किया और जो लोकेशन उन्होंने देखी थी, फिर कमांडर साहब ने कहा कि इस जगह को उन्होंने देख लिया, इसको पीछे छोड़ दो और पीछे को हटो। तो जो टैंकों के फायर आते थे तो उसमें ब्लेंड हो जाते थे, उसमें नीचे रेत में घुस करके। प्रेमलाल शर्मा बताते हैं कि कभी-कभी उनकी ब्रिगेड के ऑपरेशन एक सप्ताह लंबे चलते हैं और 24 घंटे इस स्पॉट पर ही रहना पड़ता है। ऐसे में हल्का सा नाश्ता और घूंट भर पानी, यही आहार होता है जवानों का। इस ऑपरेशन में भी कुछ दिन रहना पड़ा था वहां इन्हीं हालातों में। और हम लोग शक्करपारे खाने के लिए 2 से 3 किलो तक था, वो ज्यादा नहीं। हमारे पास एक छोटा सा बैग होता है, उसमें रख लेते थे, उसको रखा था। अब वो शक्करपारे 7 दिन के लिए होते थे। 7 दिन में आप उसको खा लो, एक टाइम में खा लो, चाहे पूरा खत्म कर लो या 7 दिन में कर लो। उसे नाश्ता भी उसी का है और दोपहर का भी उसी का है, और पानी जो हमें 1 बोतल का पानी मिलता था, उसी को एक घूंट पी लेना और बाकी जो तौलिया अपने देवों के मुंह पहुंच लेना। ये शरीर जो है पूरा चिपक जाता था, पूरा वो नमक का पानी, नमक था वहां पे। इसके बाद आता है वर्ष 1971। 1971 के भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न्याय और मानवता का साथ था। पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्म जब पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी हद पार कर गए तो वहां इससे आजादी के लिए आवाज भी बुलंद होने लगी थी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उनकी मुक्ति वाहिनी सेना ने पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध हथियार उठा लिए और अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करने लगे। गृह युद्ध की आग में जल रहे पूर्वी पाकिस्तान की आंच पड़ोसी होने के नाते भारत तक आना स्वाभाविक था। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद की गुहार लगाई तो भारत ने मुक्ति वाहिनी के सहयोग के लिए अपनी सेना भेज दी। पाकिस्तानी सेना पर तत्काल नियंत्रण के उद्देश्य से भारत ने ढाका से दक्षिण में अपने पैरा कमांडोज की एक ब्रिगेड भी उतार दी। इस ब्रिगेड के द्वारा किए गए ऑपरेशंस का जिक्र करते हुए हवलदार प्रेमलाल बताते हैं, 71 की लड़ाई में हम लोग को जितने एनसीओ थे, हवलदार थे उस टाइम पे, हम लोग को एनसीओ थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा थे वो हमारे उस लड़ाई के 71 के वो थे इंचार्ज, और पैरा ब्रिगेड को ये हुक्म मिला जो ढाका था वहां से जो समुद्र है वो वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे था। हमारी जितनी यहाँ से फौज जाती थी, जो भी स्कीम थी हम लोगों की, वो समुद्र में जाकर टैंक हमारे डुबोते थे, फौज को डुबोते थे, हमारा जहाज भी पानी के कई उन्होंने डिबो दिया, जिसमें मेजर गुरम साहब थे। लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह का ऑर्डर मिला कि हमारे पैरा ब्रिगेड को इनके एरिया में ड्रॉप कर दो और ये उधर से फायरिंग करें इनके ऊपर। तो जैसोर और ढाका इसके बीच में हमारे पूरे ब्रिगेड को उतार दिया, और जब पीछे से जब इनकी वो फायरिंग की तो पाकिस्तानियों ने ये देखा कि हमारे एरिया से हमें कौन मार रहा है। तो जब तक इनका दिमाग ये हुआ तब तक पूरा कोर के कोर और डिब के डिब उतर गए और पूरा मार काट बहुत बुरी तरीके से इनको मारा और क्या कहते हैं मार मार के समुद्र लाल कर दिया। जब ये घबरा गए तो इन्होंने हथियार डाल दिए। जनरल न्याजी थे उनके, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल न्याजी और जनरल टिक्का खां, इन लोगों ने हैंडअप कर दिया। पूरी फौज जो है 93,000 फौज ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, बंदूकें नीचे गिरा दी। भारत ने बांग्लादेश को केवल मुक्त होने में ही मदद नहीं की, बल्कि उसे दोबारा उसके पैरों पर खड़े होने में भी पूरी मदद की। तो ये थी हवलदार प्रेमलाल शर्मा की कहानी। अपनी अगली कड़ी में हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।